Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have studied our new series of class 12 BST और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के 6th चैप्टर दैट इज स्टाफिंग। नाउ व्हाट इज स्टाफिंग, फीचर्स, प्रोसेस, एलिमेंट्स और उन सबके मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब होता है 5 राइट्स। 5 राइट्स का मतलब क्या है? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम। तो सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढना जो सही वक्त पे सही काम करे और उसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। इसका मतलब अगर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुझे एक सीईओ चाहिए और एक वर्कर चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, फॉरमैन चाहिए, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए मुझे अलग अलग लोग चाहिए जो अपना काम सही वक्त पर खत्म करें। तो ऐसे इंसान को ढूंढने का मतलब होता है स्टाफिंग करना। तो सही इंसान को सही जॉब के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ जो कि सही वक्त पर सही काम को खत्म करे, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग क्यों जरूरी है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? तो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को याद करने के लिए हमारी ट्रिक रहेगी fire in the job place affect growth of the company. Fire in the job place affect growth of the company. Fire में FI अलग है और RE अलग है। तो FI से हो जाएगा filling the roles by obtaining competent personnel. इसका मतलब होता है कि जब तक जैसे स्टाफिंग हमने लास्ट प्रोसेस पढ़ी थी और ऑर्गेनाइजिंग हमने लास्ट प्रोसेस पढ़ी थी और ऑर्गेनाइजिंग में हमने सिर्फ जॉब पोजीशंस क्रिएट की थी ना, उस जॉब पोजीशंस का तब तक कोई रोल नहीं है जब तक उसे फिल करने वाला एक कॉम्पिटेंट पर्सनल नहीं आ जाता। जैसे अगर मैंने अपना एक स्कूल बनाया और वहां पे मैंने प्रिंसिपल की एक जॉब पोजीशन बना दी ना, उस जॉब पोजीशन का तब तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोल नहीं रहेगा या यूज नहीं रहेगा जब तक उस जॉब को फिल करने के लिए कोई पर्सन नहीं आ जाता। तो देयर इज नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन जब तक उसे ऑक्यूपाई करने के लिए एम्प्लॉइज नहीं आ जाते। ओके, तो जॉब पोजीशन सिर्फ एक स्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, बट विदाउट एम्प्लॉइज दैट स्ट्रक्चर इज एम्प्टी एंड इट सर्व्स नो पर्पस एट ऑल। तो सिर्फ जो जॉब पोजीशन है वो आपका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और जब तक उस स्ट्रक्चर में लोग नहीं है, वो खाली है, वो क्या है, आपका किसी काम का नहीं है। दूसरा हम फीचर के बाद इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, RE से हो जाएगा रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तो जो हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हम इसे स्टार्ट करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली आपको कितने और कैसे लोगों की जरूरत है। तो डिसाइडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर तो बहुत क्लियर है, लेकिन टाइप का मतलब होता है कि अगर आपको एक प्रिंसिपल चाहिए तो उस क्वालिफिकेशन का, उस एक्सपीरियंस का होगा। अगर आपको प्यून चाहिए तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से बदल जाएगा। तो एग्जैक्टली डिटरमाइन करना कि आपको क्या स्किल्ड एम्प्लॉइज चाहिए या अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड। तो कितने और कैसे लोग चाहिए, इसी से ही आपकी स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होती है। तो जब आपके पास ये क्लियर हो जाता है आपको कितने लोग चाहिए, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग और अंडर मैनिंग। तो अगर मुझे क्लियरली पता है कि मेरे स्कूल को चलाने के लिए 50 लोगों की जरूरत है, तो मैं ना तो 50 से ज्यादा ना तो 50 से कम वर्कर्स को एम्प्लॉय करूंगी, जिससे ये इंश्योर होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ह्यूमन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा हो, ना तो किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाए ना किसी का पास बर्डन कम रह जाए। फिर आता है जॉब। जॉब से हो जाएगा इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। नाउ स्टाफिंग जब आप आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो डजंट एंड विद द सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम सिर्फ एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं करते, बल्कि अपॉइंट करने के बाद उसे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन देते हैं, उन्हें इंक्रीमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है वो एम्प्लॉयज काम करने के लिए मोटिवेटेड फील होता है और इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो स्टाफिंग प्रोसेस डजंट एंड विद अपॉइंटमेंट, but it also provides training, promotion and compensation. compensation का मतलब होता है सैलरी पे करना। तो ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस से हो जाएगा प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। नाउ स्टाफिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आपको जॉब पोजीशन को फिल कर देना है,
आप यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि सही जॉब पोजीशन को सही इंसान ने ही फिल किया हो, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे स्कूल के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी पर्सन को उठा के मैं प्रिंसिपल बना दूंगी और जॉब ऑक्यूपाई करवा दूंगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे एग्जैक्टली वही क्वालिफिकेशन के पर्सन चाहिए जो कि उस जॉब के लिए सुइटेबल है। ओके, इससे क्या होगा, जब आप सही क्वालिफिकेशन के पर्सन को रिक्रूट करते हो और वो वही काम रिपीटेडली परफॉर्म करता है, बार बार वही काम परफॉर्म करता है, रिपीटेडली परफॉर्म करता है, तो इससे क्या आती है, स्पेशलाइजेशन आती है। और स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हो। आप उस काम को बार बार जब परफॉर्म करते हो तो आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट। इफेक्ट से हो जाएगा की इफेक्टिवनेस टू द अदर फंक्शंस। नाउ मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से स्टाफिंग एक है, और इसके अलावा जो 4 फंक्शंस हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये चारों जो फंक्शंस हैं हमारे, वो तब तक परफॉर्म नहीं हो सकते जब तक स्टाफिंग परफॉर्म ना हो रही हो। नाउ इसका मतलब क्या है कि बाकी के सारे फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, बिकॉज सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमंस चाहिए। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्लानिंग। तो प्लानिंग करता कौन है, ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग को अपॉइंट किसमें किया जाता है, स्टाफिंग के। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो जो आपने प्लान्स बनाए हैं, आपके माइंड में है, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कई सारे फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, तो उसे अरेंज करने का काम करता है ऑर्गेनाइजिंग। और इसे अरेंज करेगा कौन, ह्यूमंस। एंड अगेन ह्यूमंस को अपॉइंट कौन करेगा, स्टाफिंग। देन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। तो नाउ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट बोथ आर ह्यूमन बींग्स। अगेन उन्हें अपॉइंट करने का काम स्टाफिंग ने किया है। देन कंट्रोलिंग में कंपैरिजन होता है, और वो भी एक ह्यूमन बींग करता है। तो कोई भी दूसरा फंक्शन परफॉर्म हो ही नहीं सकता फ्रॉम द स्टाफिंग, क्योंकि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ह्यूमंस आर अपॉइंटेड थ्रू द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ग्रोथ। नाउ ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है उसके स्टाफ के ऊपर। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ काफी एफिशिएंट है, तो उसकी ग्रोथ प्रोसेस काफी क्विक और एफिशिएंट होगी। लेकिन अगर किसी का स्टाफ काफी इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, लेजी है, तो वहां की ग्रोथ प्रोसेस थोड़ी सी स्टेगनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एफिशिएंट अगर स्टाफ अगर आपके पास है, तो ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड ग्रोथ होता रहेगा। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करती है, ओनली विद द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर एम्प्लॉयज एफर्ट्स डाल रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, एंड अगर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे तो ऑर्गेनाइजेशन विल स्टक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कंपनी। मतलब कंपनी हमारी ट्रिक थी, और उससे हम याद करेंगे हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग। तो यहाँ पे कम सी से आप याद कर सकते हैं कॉम्पीटिंग। अगेन हम एक बार, अगर इसके बाद हम ट्रिक रिवाइज कर देंगे, तो हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन में मोर और लेस फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम होते हैं। फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ने में हेल्प क्या कौन करते हैं, उनके एम्प्लॉयज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहां पे कई सारे स्कूल्स होंगे, और उन सभी स्कूल्स के पास जो फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो मोर और लेस सेम ही है। तो हर एक स्कूल में अगर आप देखेंगे तो उनके पास एक जमीन है, फिर बिल्डिंग है, लगभग सबके पास वही उतना ही क्लासरूम है, बेंचेस है, वही व्हाइट बोर्ड, वही मार्कर, वही डस्टर, वही लाइट्स, फैन, सब कुछ फिजिकल रिसोर्स सेम है, मोर और लेस सेम है। लेकिन फिर भी एक स्कूल दूसरे स्कूल से बेटर क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर फैकल्टी। तो two or more organization can easily acquire the same physical and financial resources. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसानी से फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक जैसे अरेंज कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें कॉम्पीट करने में या एक दूसरे से आगे निकलने में हेल्प कौन करता है, उनका एफिशिएंट स्टाफ। ओके, तो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अगर हम इसकी ट्रिक से दोबारा से याद करें तो ट्रिक क्या थी, फायर इन द जॉब प्लेस, इफेक्ट ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जहां पर हमने देखा एफ आई अलग था, एफ आई से क्या हो जाएगा, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। आर से क्या हो जाएगा, रिसोर्सेस।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर क्या आ जाएगा आपका जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, फिर आता है आपका प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ओके, फिर आता है आपका इफेक्ट की इफेक्टिवनेस टू द अदर फंक्शंस, फिर आता है ग्रोथ, तो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, एंड फिर आता है कंपनी, और कंपनी से आप याद रखेंगे कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पीटिंग, हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग, एंड ये ग्रोथ ऑफ द कंपनी सेम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो नाउ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में आपके पास 5 जो स्टेप्स रहेंगे इनिशियल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर प्राइमरी स्टेप्स रहेंगे। उसके बाद हम कुछ और भी स्टेप्स की बात करेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो कई ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग और कैसे लोग रिक्वायर्ड हैं, इसे आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना, इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नाउ ये चीज आप करते हो थ्रू 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है हमारा वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है कि एग्जैक्टली पता लगाओ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने टास्क हैं उसे कंप्लीट करने के लिए आपको कितने और कैसे लोग जरूरी हैं, या आपको कितने लोग चाहिए। फाइंडिंग द नंबर and type of employees to require to perform various jobs in the organization। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने काम हैं उन सब काम को करने के लिए कितने और कैसे लोग की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, इसे फाइंड आउट करते हैं हम वर्क लोड एनालिसिस। फिर हम बात करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली उस कामों को करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग ऑलरेडी हैं। वर्कलोड में हम पता करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, यहाँ पर हम पता करते हैं कि कितने लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं। और फिर हम लास्ट स्टेप में करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में अगर हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होता है वर्कफोर्स से, वर्कलोड अगर ज्यादा है वर्कफोर्स से, इसका मतलब हमारे जो स्टाफ है वो ओवरबर्डन है, लोग हमारे पास कम है, काम ज्यादा है, तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके पास ज्यादा काम होगा, ओवरबर्डन हो गए होंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ज्यादा लोगों को स्टाफ कर देंगे या फिर हम उन्हें अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर तो हमारा वर्कफोर्स ज्यादा है वर्कलोड से, इसका मतलब हमारे पास काम कम है लेकिन ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो अंडर बर्डन है, उनके पास उतना काम नहीं है करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, उल्टा एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितना काम है उसे करने के लिए कितने लोग चाहिए। वर्कलोड एनालिसिस में हम यही देख रहे होते हैं कि उस जॉब को करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। वर्कफोर्स में हम देख रहे होते हैं कि उनमें से कितने लोग ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। कंपैरिजन में अगर हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स कम है तो हम और लोगों को अपॉइंट करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास वर्कफोर्स ज्यादा है वर्कलोड कम है तो हम कुछ लोगों को एलिमिनेट करेंगे। एक बार रीड कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेट्स अंडर स्टाफिंग। तो ओवरबर्डन है और स्टाफिंग आपने नहीं की हुई है, सो मोर एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, वेयरएज एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स ओवर वर्कलोड इंडिकेट्स ओवर स्टाफिंग। मतलब अब आपने ज्यादा लोगों को हायर किया है तो लोग अंडर बर्डन हो जाएंगे। इस केस में एम्प्लॉइज आर ईदर रिमूव्ड और ट्रांसफर। तो या आप उन्हें निकाल ही दोगे या तो किसी और ब्रांच में या किसी और डिपार्टमेंट में आप उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, एंड दैट इज रिक्रूटमेंट। नाउ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। इंड्यूसिंग का मतलब होता है इनवाइटिंग पीपल। तो जिस प्रोसेस में हम लोगों को अब इनवाइट कर रहे होते हैं, इंड्यूस कर रहे होते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, इंटरव्यू दें या जॉब के लिए अप्लाई करें, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट। ओके, तो यहाँ पर जैसे जितनी अच्छे से आप रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करोगे आपके पास उतने ज्यादा एम्प्लॉयज आएंगे मतलब जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास अब ज्यादा ऑप्शन रहेंगे, ज्यादा चॉइस रहेगी, तो ताकि आप बेटर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाओ। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से नहीं की तो आपके पास बहुत ही कम लोग आएंगे अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब आपके पास अब चॉइस कम रहेगी तो आपको बेटर कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा।
अच्छा, इस प्रोसेस को हम करते कैसे हैं, जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक, या आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगी। तो हम इसमें मेनली एडवर्टीजमेंट देते हैं। उस एडवर्टीजमेंट को पढ़कर जो इंटरेस्टेड पीपल हैं वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद ये हम उसको बाद में सिलेक्ट वगैरह करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को जब हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्रूटमेंट। नाउ इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर इनवाइटिंग पीपल, पीपल आर कमिंग टू अस टू अप्लाई फॉर द जॉब। जबकि सिलेक्शन जब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसे हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। रीजन हम वहां पे क्लियर करेंगे। फिर हम आते हैं, इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए इंटरनली मेरे यहाँ पे जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल हैं उनसे ही कह रही हूँ कि आप ये काम कर दो, तो मैं कैसा रिक्रूटमेंट कर रही हूँ? इंटरनल। एंड अगर मैं बाहर से लोगों को लेकर आ रही हूँ, बाहर से लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ, तो दैट इज एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी स्कूल में किसी फिजिक्स टीचर की जरूरत है, अगर मैं अपने स्कूल में एक मैथ्स टीचर को कहती हूँ कि आपकी फिजिक्स भी काफी अच्छी है, तो आप ही फिजिक्स भी पढ़ा लो। तो अब मैंने क्या किया? इंटरनल रिक्रूटमेंट, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मैंने ये काम ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के टीचर को बाहर से कहीं ले आती हूँ, बाहर एडवर्टीजमेंट करवाती हूँ, फिर टीचर्स मेरे यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उनमें से सिलेक्ट करती हूँ, तो दैट इज माई एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में सिर्फ इतना आता है कि आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो टू अप्लाई फॉर द जॉब। पॉजिटिव प्रोसेस है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों हो सकता है। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन। आफ्टर इनवाइटिंग, जब लोग आपकी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो टू चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है, मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट दी फिजिक्स टीचर के लिए, मुझे 2 ही टीचर चाहिए थे, बट 20 लोगों ने अप्लाई किया। तो इन 20 में से स्टडी करने के बाद, इंटरव्यूज करने के बाद 2 लोगों को सिलेक्ट करना, 2 लोगों को सिलेक्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन। तो इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, सबसे ज्यादा सुटेबल मेरे लिए कौन सा है, अमंग दोज हु हैव अप्लाइड फॉर, उस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। नाउ दिस इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज ऑलवेज द रिजेक्टेड पर्सन आर मोर देन द सिलेक्टेड पर्सन। जैसे इस एग्जाम्पल में मुझे 2 फिजिक्स टीचर चाहिए थे, पर 20 लोगों ने अप्लाई किया। अब मैं उसमें से किसी 2 लोगों को सिलेक्ट करूंगी, तो अपने आप 18 लोग क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। तो सिलेक्ट पीपल कम हुए हैं, रिजेक्ट ज्यादा हुए हैं। तो बिकॉज रिजेक्शंस आर मोर देन द सिलेक्शन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव प्रोसेस। नाउ ये सिलेक्शन की प्रोसेस की क्यों जाती है? बिकॉज टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से आपको बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। लेकिन एक दूसरा पर्पस भी होता है, टू मेक द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रियलाइज that how seriously things are done in the organization। आप इस प्रोसेस के थ्रू जो एम्प्लॉयज हैं, न्यू एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ये बिलीव दिलाना चाहती हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें बहुत सीरियसली होती हैं। तो बिकॉज अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे काफी इजी रखती हूँ, वो आते हैं और मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, आप आज कल से आ जाइए जॉब के लिए, आप उसे फिल कर दीजिए, मतलब जॉब आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सामने वाला कैंडिडेट मेरे काम को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि वो काम उसे इजीली मिल गया। लेकिन अगर आप अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को टफ रखते हो, उसमें रिटर्न एग्जाम भी देना है, उसमें इंटरव्यूज भी देना है, फिर उसमें मेडिकल चेकअप भी हो गया, तो अगर आपने सिलेक्शन प्रोसेस को टफ रखा है, तो अब इससे क्या होगा? सामने वाले कैंडिडेट को लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम काफी सीरियसली किया जाता है। तो इसके 2 पर्पस होते हैं, एक तो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, एंड सेकेंड अपने न्यू एम्प्लॉयज को ये यकीन दिलाना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम काफी सीरियसली किया जाता है, ताकि वो फॉर ग्रांटेड ना ले, वो अपना फुल एफिशिएंसी से उस काम को करे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो 4th हमारा होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नाउ अब इसके पहले के स्टेप्स तक हमने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया है, हमें पता चल चुका है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग काम करने वाले हैं। नाउ प्लेसमेंट करेंगे, तो प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग ऑफ द पोस्ट बाय द कैंडिडेट्स फॉर विच ही सिलेक्टेड। तो जिस पोस्ट के लिए आपने उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, जब वो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसे कहा जाता है प्लेसमेंट। तो अगर मैं किसी कंपनी में गई, मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मुझे मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, तो वहां पे सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन जिस दिन मैं कंपनी में जाऊंगी और उस जॉब को एज्यूम करूंगी, उस जॉब को ऑक्यूपाई करूंगी और काम करना स्टार्ट करूंगी, उसे कहा जाएगा प्लेसमेंट। तो ऑक्यूपाइंग द पोस्ट, जिसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, उस पोस्ट प्रोसेस को कहा जाता है प्लेसमेंट। नाउ प्लेसमेंट के बाद फिर ओरिएंटेशन भी होता है, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जब आप जैसे 12th के बाद अगर आप
कॉलेजेस में जाएंगे तो उसमें फ्रेशर्स पार्टी होती है, उसमें क्या किया जाता है, न्यू स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द ओल्ड स्टूडेंट्स, तो उस प्रोसेस को ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो वैसे ही कंपनीज में भी होता है, जब किसी नए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है तो उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और उस प्रोसेस को कहा जाता है ओरिएंटेशन। नाउ अगर वो कंपनी काफी रिच है, काफी बड़े स्केल में काम कर रही है, तो वो ओरिएंटेशन की एक पार्टी दे देगी, एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, उतना फंड्स नहीं है उनके पास, तो फिर वो डेस्क टू डेस्क टूर देगी। डेस्क टू डेस्क टूर देने का मतलब होता है कि जैसे मैं एक नई एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे इस कंपनी में हर एक डेस्क पे ले जाया जाएगा और वहां पे सारे लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो ये होता है ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन करवाना न्यू एम्प्लॉयज का टू द ओल्ड एम्प्लॉयज। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ मैंने प्लेसमेंट तो मुझे मिल गई, मैंने जॉब को ऑक्यूपाई भी कर लिया, बट अब मुझे काम करना आता नहीं है, मुझे उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है। तो ट्रेनिंग के थ्रू मुझे क्या किया जाएगा, उसके काम करने के तरीकों को सिखाया जाएगा। तो इट इज डन टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। ऑलरेडी आपने क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंस को, उसकी स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए आप उन्हें क्या देते हो, ट्रेनिंग देते हो, और उससे उन्हें मोटिवेशन भी मिलता है। और इसके साथ साथ मान लो अगर मुझे ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो इससे मेरी करियर एडवांसमेंट भी होता है। करियर एडवांसमेंट का मतलब है कि अभी जब मुझे जॉब के लिए रखा गया है तो मुझे, मेरे अंदर उतनी स्किल्स नहीं थी, तो शायद मैंने कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार कर दिया, मतलब एग्री कर लिया होगा। लेकिन इसके बाद जब मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, जब मुझे स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएंगे, मैं कॉम्पिटेंट हो जाऊंगी, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाऊंगी कहीं पर भी, तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, मुझे ज्यादा जॉब, ज्यादा पेमेंट ऑफर की जाएगी। तो इससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज के अंदर कॉम्पिटेंस आता है, स्किल्स आती हैं, वो मोटिवेट होता है, और साथ में उसकी करियर एडवांसमेंट भी होता है। ओके, और करियर एडवांसमेंट की वजह से उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इंक्रीज होती है। ओके, नाउ ट्रेनिंग देने का, हालांकि आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। इसके मेथड्स भी इवन आपको इसी चैप्टर में डिस्कस करने हैं, तो हम काफी शॉर्ट में समझेंगे। ऑन द जॉब का मतलब होता है वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो दैट इज नोन एज ऑन द जॉब। कि अगर मैं काम कर ही रही हूँ, मशीन चला ही रही हूँ, और मशीन चलाते चलाते मुझे सिखाया जा रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, ये बटन ऑन करना है, ये ऑफ करना है, तो दैट इज माई ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन अगर मुझे जॉब करने से पहले कहीं ऑर्गेनाइजेशन से दूर ले जाकर डमी मॉडल्स पे काम करवाया जाता है, कि जिस मशीन पे मुझे काम करना है उस पर डायरेक्टली काम नहीं कर रही हूँ, वैसे ही एक डमी मॉडल रख दिया गया और उस पर मुझे काम करना है, उसमें काम सीखना है और फिर वापस आना है, तो ये होता है ऑफ द जॉब। So if you are trained while performing the job, that is known as on the job training. And if you are trained outside the job position, तो उसे कहा जाएगा off the job training. फिर आ जाएगा नेक्स्ट, अभी यहां तक मैंने कहा था 5 स्टेप्स आपके पूरे हो चुके हैं, वो प्राइमरी स्टेप्स थे। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी स्टेप है। सेकेंडरी का मतलब है कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं परफॉर्म करती। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप उसे कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट हमने क्या किया था, आपको ट्रेनिंग दी थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ ट्रेनिंग मिलने के बाद जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करना स्टार्ट करेंगे। जब वो काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, परफॉर्मेंस पे नजर रखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है ऑन द वेरियस पैरामीटर्स, वेरियस स्टैंडर्ड्स, जैसे टाइम पर आया कि नहीं आया, कितनी लीव्स ली, कब कब उसने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, इस पैरामीटर्स पर उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। और ये जो परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा ये करेगा कौन, सुपीरियर्स। और इस जजमेंट के बेसिस पर आपकी एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाएगी। ओके, तो आपका जैसे परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पर आपकी एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो इन शॉर्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना अगेंस्ट वेरियस स्टैंडर्ड्स और उसके बेसिस पर फिर फीडबैक रिपोर्ट बनाना। फिर आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब आपने उनकी परफॉर्मेंस फीडबैक रिपोर्ट बना दी, कई लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, कई लोग बुरा काम कर रहे होंगे, उनमें से जो सबसे बेस्ट काम कर रहा होगा आप उन्हें क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने का मतलब होता है कि उन्हें आप प्लेस करेंगे इन द हायर जॉब पोजीशन, कि अभी अगर वो क्लर्क की पोजीशन पे काम कर रहा है तो फिर आप उन्हें अकाउंटेंट बना देंगे, तो ये क्या है, आप उनका प्रमोशन करेंगे। तो जब ये प्रमोशन का मतलब, तो आई होप आपको पहले भी सुना होगा आपने कि हायर जॉब पोजीशन पे उन्हें प्लेस करना, जहाँ पे उन्हें ज्यादा पेमेंट मिलेगी, जहाँ उनका स्टेटस ज्यादा हो जाएगा, जहाँ उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, ये सारी चीजें उन्हें ज्यादा मिलेगी। ओके,
और ये किसके बेसिस पर किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट जो आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल में बनाई थी, उसी के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा। फिर आता है कंपनसेशन। नाउ एवरी एम्प्लॉय that is who is working in your organization is working because of money। तो हर एक इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे क्या चाहिए? पैसा। तो इसे कहते हैं प्राइस ऑफ द जॉब। तो उन्होंने आपके लिए जो काम किया है उसकी क्या कीमत है वो डिसाइड करना। तो अभी आप इसमें डिसाइड करते हो कि पहले तो आपको क्या डायरेक्ट पेमेंट्स देनी है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कितनी देनी है और इनडायरेक्ट कितनी देनी है। डायरेक्ट का मतलब होता है सैलरी या वेजेस इन कैश देना या फिर थ्रू चेक देना, इसे कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट। और अगर आप सैलरी या वेजेस ना देकर उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो, उनका इंश्योरेंस करवा रहे हो, उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हो, तो ये सारे आ जाते हैं आपके इनडायरेक्ट पेमेंट्स में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट्स कितनी करनी है वो डिसाइड करना। एंड इवन डायरेक्ट पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। पहला तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको टाइम बेस्ड देना है कि परफॉर्मेंस बेस्ड। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम बेस्ड देती हैं। इसका मतलब कि एक महीने में आपको 40,000 मिलेंगे। अब आप चाहे जैसा भी काम करो, अगर आप यहाँ पे हो, अगर आपको हमें रिक्रूट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, तो एक महीने में आपको 40,000 मिलेंगे, दैट इज फिक्स्ड। अब अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो तो भी उतना ही मिलेगा, बीच बीच में काम चोरी कर रहे हो तो भी उतना ही मिलेगा। फिर आता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब है कि आपका एक पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट प्राइस डिसाइड की जाती है। अब जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे होगे, जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, उतना ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। और अगर किसी महीने आपने कम परफॉर्म किया तो आपको सैलरी कम दी जाएगी। तो दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। कंपनसेशन के साथ हमारा ये जो पूरा प्रोसेस था वो यहीं पे खत्म होता है। स्टार्ट हुआ था इवेल्युएटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग चाहिए, इसको हमने डिसाइड किया था वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड कंपैरिजन। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था? रिक्रूटमेंट। लोगों को इनवाइट किया था टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। फिर सिलेक्ट किया था, जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। फिर हमने किया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उन्होंने जॉब को ऑक्यूपाई किया एंड उनका हमने इंट्रोडक्शन भी करवाया। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको हमने काम करना सिखाया। काम करने के बाद फिर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, उनकी परफॉर्मेंस को जज किया, फीडबैक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के बेसिस पर फिर हमने प्रमोशन किया, और प्रमोशन करने के बाद फिर हमने कंपनसेशन डिसाइड किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट के अंदर भी टाइम बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। और स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में शॉर्ट में तो आप पढ़ ही चुके हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब इनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे होते हैं, और जब ये तीनों चीजें मिलते हैं तो हमें क्या मिलती है? पूरी स्टाफिंग। ओके, तो इनके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो अवर फर्स्ट एलिमेंट इज रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट का मतलब होता है टू इंड्यूस और इनवाइट द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो कैंडिडेट्स को इनवाइट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, दैट इज रिक्रूटमेंट। नाउ इट कैन बी डन इन 2 वेज, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनल में हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही इंड्यूस करते हैं टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब्स। तो आपकी कंपनी में जो भी खाली पोजीशन रखी हुई है उसे फिल करने के लिए अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही कहते हैं या उन्हें इनवाइट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल रिक्रूटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई स्कूल है और वहां पे फिजिक्स के टीचर की वैकेंसी है, और अब मैंने क्या किया, बाहर से किसी टीचर को रिक्रूट करने की जगह मैंने अपने मैथ्स टीचर से बात की और मैंने उन्हें कहा कि आपकी भी फिजिक्स ठीक ठाक है, तो आप ही कल से स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो ये क्या हुआ? आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट। जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही सिलेक्ट करते हैं या इंड्यूस करते हैं कि वो वेकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल कर दे, तो ये होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। दूसरा आता है एक्सटर्नल, जहां पे कैंडिडेट्स को बाहर से बुलाया जाता है टू fill the vacant job position. So they are invited from outside to fill the job position, that is known as external recruitment. Now, अगर ये इंटरनली हो रहा है, अच्छा एग्जाम पहले मेरिट्स या डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो इंटरनल के पहला जो मेरिट है वो है इकोनॉमिकल। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना, सोशल मीडिया पे खर्चा करना या टेलीविजन पे ऐड देना, ये सब कुछ खर्चा नहीं करना होता है। तो ये काफी इकोनॉमिकल है, मतलब कम पैसों में हो जाता है ये। फिर आता है मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेशन मिलता है। जैसे जब उन्हें पता होगा कि मेरा जो मैनेजर है जब वो चला जाएगा, जब उसकी पोजीशन वेकेंट हो जाएगी,
तो हम में से ही किसी और एक को प्रमोट करके मैनेजर बनाया जाने वाला है, तो हम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है टू डू अ टास्क इन अ बेटर वे। फिर आता है लेस एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग। क्योंकि वो आपका जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी आपकी कंपनी में काम करता है, तो उसे आपकी कंपनी के सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह या कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, कब आना है, कब जाना है, ये सारी चीजों के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो उसे एक्स्ट्रा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा उसे ट्रेनिंग देने में। तो वो ही इज ऑलरेडी यूज टू योर एक्टिविटीज। फिर आता है ऑलरेडी नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपकी कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि स्मोकिंग नहीं करनी, या फिर आपकी कंपनी में फोन पे बिजी नहीं रहना, पर्सनल कॉल्स नहीं रिसीव करनी, जो भी है, जैसे भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीजें आपकी उन्हें पता रहेंगी, तो उन्हें दोबारा से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, जब उन्हें पता होता है कि हम में से ही किसी एक को प्रमोट किया जाना है, तो हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करने के चक्कर में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में 15 लोग हैं, और मुझे पता है कि हम में से ही किसी एक को प्रमोट करके मैनेजर बनाया जाने वाला है। तो हम सब लोग क्या करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, ताकि हम एक दूसरे से आगे निकल सके। जैसे अगर मैं कोशिश करूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे ग्रुप से मुझे ही मैनेजर बनाया जाए। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फिर आता है जॉब रोटेशन। इसमें क्या होता है कि जब आप इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे होते हो, तो उससे जॉब रोटेशन भी होता है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है ना। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं कई टाइम से अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट के अंदर ही थी, तो मेरा रोज का सिर्फ रूटीन वर्क यही था कि मैं सामान खरीदने जाऊं, उसमें बार्गेनिंग करवाऊं और फिर सामान खरीद कर आके रख दूं। तो मैं इस काम से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। लेकिन अब क्या होगा, अगर मेरा रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है, इंटरनली मुझे किसी और काम को दिया जाता है, तो हो सकता है मुझे परचेज डिपार्टमेंट से हटाकर अब सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दें। तो इससे क्या होगा, मेरा जो जॉब है वो बदलता रहेगा, जिससे मेरा इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। फिर आता है बैलेंस इन द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा लोग हैं, लेकिन वहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जरूरत से कम लोग हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर सकते हो। तो इससे आपका जो बैलेंस है डिपार्टमेंट्स में वो बना रहेगा। फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। इसका नुकसान क्या है, तो पहला नुकसान है, इससे कोई फ्रेश आइडिया नहीं आते। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वही जो पुराने लोग हैं, वही उनकी पुरानी डिग्री, वही उनकी पुरानी सोच, वैसा ही सब चलता रहेगा। इसमें कोई फ्रेश आइडिया या फिर फ्रेश टैलेंट आपका एंट्री नहीं करता। फिर आता है लिमिटेड चॉइस। अगर आप बाहर से रिक्रूटमेंट करते तो आपके पास बहुत बड़ी चॉइस हो जाती, आपके पास कई सारे लोग होते। लेकिन क्योंकि आप कंपनी के अंदर ही के ही लोगों में से रिक्रूट कर रहे हो, तो अब आपके पास जो चॉइस है वो कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी। फिर आता है नॉट सुइटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी एक नई कंपनी है जो अभी अभी बनी है, तो उसमें ऑलरेडी एम्प्लॉयज की कमी होगी, आई विल बी लैक ऑफ स्टाफ। तो इस केस में मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट तो कर ही नहीं सकती, अब मुझे कुछ लोगों को बाहर से ही लाना पड़ेगा। फिर आता है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। नाउ इसका मतलब क्या है कि कई बार जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो, तो कई बार आप प्रमोशन करते हो, तो प्रमोशन से तो उनको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कई बार आप प्रमोट ना करके आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। जैसे एक सबऑर्डिनेट को आपने मैनेजर नहीं बनाया, सुपीरियर की पोस्ट नहीं दी, आपने उसको उसी सबऑर्डिनेट की दूसरी पोजीशन दे दिया, कोई और वर्क दे दिया। तो अब अगर ट्रांसफर बार बार हो रहा है, तो इससे ना तो सैलरी बढ़ रही है, ना कोई स्टेटस बढ़ रहा है, ना तो कोई प्रेस्टीज बढ़ रही है, सब कुछ वैसा है, बस काम करने की जगह बदल गई है। तो इससे क्या होता है कि कई जब आप ये ट्रांसफर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। जैसे अगर मैं किसी स्कूल में अभी प्रेजेंटली फॉर एग्जाम्पल मैं बीएसटी पढ़ा रही हूँ, और मुझे कुछ महीनों के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स दे दिया, फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने अकाउंट्स दे दिया, फिर कुछ महीनों के बाद हिंदी दे दिया, इंग्लिश दे दिया। तो अब क्या है कि मैं यूज टू उसमें नहीं हूँ। तो जब जब मेरा वो चेंज होगा, मुझे दोबारा से इसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे टू गेन द एफिशिएंसी। और जब मैं बार बार ये दोबारा कोशिश करती रहूंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं थक जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर आता है नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो जब बाहर से कोई इंसान नहीं आता है आप, तो आपका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो कम हो जाता है। इसका मतलब एज्यूम करके देखिए, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई नया एडमिशन आ जाए, तो सबसे पहले आपकी इनसिक्योरिटी क्या होती है कि कहीं ये बहुत होशियार बच्चा तो नहीं है, कहीं आकर मेरी पोजीशन तो नहीं ले लेगा। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो हम सब लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इस बच्चे से या इस नए स्टूडेंट से हमें आगे निकलना है। तो वैसे ही कंपनीज में भी होता है।
जब एक नया कैंडिडेट वहां पे एंटर करता है तो सारे लोग कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, सारे लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है टू होल्ड देयर पोजीशन, उससे बेटर परफॉर्म करने की, तो इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। और सॉरी, अगर इंटरनली कर रहे हो तो नहीं आएगी। और उसके बाद है नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ना हो सकता है कि मेरी कंपनी में जो लोगों को मैंने अपॉइंट किया हो उन्होंने कई साल पहले एमबीए किया हो, कई साल पहले बीबीए किया हो, तो अब उनको उनका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। लेकिन अगर मैंने अभी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया होता तो मुझे क्या मिलता, बिल्कुल फ्रेश या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिलता, क्योंकि वो इंसान अभी अभी पास आउट होके निकला है, तो उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सारी नॉलेज है। लेकिन जब आप इंटरनली रिक्रूट करते हो तो ऐसी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या थे हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स, इसमें दोनों ही इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो अभी आपको एक्सटर्नल अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो एक्सटर्नल आ जाएगा तो इसके डीमेरिट्स को आप मेरिट्स में बना देंगे कि फ्रेश आइडियाज आते हैं, आपके पास वाइडर चॉइस होती है, अनलिमिटेड चॉइस होती है। फिर आपकी ये जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट कर सकती हैं, प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ती है, कंपटीशन इससे आता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इससे आता है, और ये सारे मेरिट्स इसके उसके क्या हो जाएंगे, डीमेरिट्स। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्सेस। तो दो तरह से आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, पहला है ट्रांसफर और दूसरा है प्रमोशन। नाउ ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग द एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, बट एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, प्रेस्टीज और पेमेंट। अगर आप किसी इंसान को एक जॉब पोजीशन से निकाल के किसी और में डाल दो, लेकिन उसकी तनख्वाह आप नहीं बढ़ाओ, पेमेंट अभी भी उतना ही है, स्टेटस अभी भी उतना ही है, प्रेस्टीज उतना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है, अथॉरिटी भी उतनी है, तो सब सारी चीजें सेम है, बस आपने काम करने की पोजीशन अगर बदल दी तो ये क्या होता है, ट्रांसफर। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो क्लर्क था, आपने यहां से ट्रांसफर करके परचेज डिपार्टमेंट का क्लर्क बना दिया, तो है तो अभी भी वो क्लर्क ही, तो उसकी ना तो पेमेंट बढ़ी है, ना स्टेटस बढ़ा, ना प्रेस्टीज, बस क्या बदली, जॉब पोजीशन, तो दैट इज ट्रांसफर। जबकि प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर एट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, प्रेस्टीज एंड पेमेंट। अब आपने क्या किया है, सिर्फ जॉब पोजीशन नहीं बदली है, जब बल्कि एक एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से निकाल के दूसरे में डाला, along with increase in their salary, increase in their status, their prestige, their authority, their responsibility, everything। तो जब बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए आपकी सिर्फ जॉब पोजीशन बदली जाए तो दैट इज ट्रांसफर। लेकिन जॉब पोजीशन के साथ अगर रैंक, प्रेस्टीज, पेमेंट सब बदल जाए तो वो आपका प्रमोशन है। जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट के क्लर्क को अगर प्रमोट करके हम अकाउंटेंट बना दें, तो अभी तक वो क्लर्क था पर अब हमने क्या कर दिया, उसे अकाउंटेंट बना दिया, तो ये क्या हो गया, प्रमोशन। आगे बढ़ते हैं। ये तो था इंटरनल रिक्रूटमेंट, इसके बाद आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी वेराइटीज होती हैं, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप याद करेंगे एक ट्रिक से, डियर प्लीज कॉल टू लॉ कैंपस। डियर प्लीज कॉल टू लॉ कैंपस। पहले हम डी से बात करेंगे, डी से आ जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, जैसे मालूम एक फैक्ट्री चला रही हूँ, मेरी फैक्ट्री है, अब मुझे इस फैक्ट्री में कुछ लेबर्स की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, फैक्ट्री के गेट के बाहर एक नोटिस लगा दूंगी कि मेरे यहाँ पे 4 वर्कर्स की जरूरत है और दिन का हम उसे इतना पे कर देंगे, मान लो 500 रुपए हम पे करने के लिए तैयार है। तो इससे क्या होगा, ये मेरा कैसा रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अभी क्या होता है इसमें, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नोटिस पेस्ट कर देती है एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस या फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री या ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगवा देती है जिसमें वो अपनी वेकेंट जॉब पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ना। उसको अगर रीड करने वाला पर्सन अगर इंटरेस्टेड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, अपना इंटरव्यू वगैरह या अपने जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेगा और उसके बाद हम उसे काम पे रख लेंगे। जनरली ये जो रिक्रूटमेंट है वो सिलेक्ट किया जाता है फॉर द अनस्किल्ड स्टाफ। तो यहाँ पे बहुत स्किल्ड पर्सन का, जैसे सीए मुझे हायर करना है, तो सीए के लिए फैक्ट्री गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं करूंगी, उसके लिए अलग प्रोसीजर रहेगा। ये प्रोसीजर जनरली उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े अनस्किल्ड स्टाफ होते हैं, जैसे प्यून अगर मुझे चाहिए अपने मतलब प्यून की रिक्वायरमेंट है या फिर स्वीपर की, तो उसके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैसा होता है, शायद आप इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा रिलेट करिए विद द मैरिज ब्यूरो। तो मैरिज ब्यूरो आपने देखे, मैरिज ब्यूरो में क्या होता है, दोनों तरफ की पार्टीज, लड़के वाले लड़की वाले,
अपने बायोडाटा वहां पे जमा करवाते हैं। इसके बाद जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं वो मैच करते हैं विद द बायोडाटा, और उसके बाद फिर आप एक दूसरे पार्टीज को वो सजेस्ट करते हैं, जैसे एज वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह, ये सारी चीजें मैच करने के बाद जो भी सुटेबल कैंडिडेट उनको लगते हैं उनको सजेस्ट करते हैं। सेम काम होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है? एक तरह की सरकारी बॉडी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक तरह की सरकारी बॉडी है। ये क्या करती है? सारे अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स का रेज्यूमे अपने पास रखती है, रेज्यूमे और सीवी अपने पास रखती है। अब जब भी किसी कंपनी को किसी कैंडिडेट की जरूरत होती है तो वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आती हैं, अप्रोच करती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। जैसे हमें किसी एमबीए पर्सन की तलाश है जो कि जिसके पास 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, ऐसे करके वो अपनी कंडीशंस इनको बताती है। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन सारे सीवी में से उन एम्प्लॉयज को छांटता है जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, और वो सजेस्ट करता है टू द कंपनी। नाउ कंपनी विल कॉल द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट उसमें इंटरेस्टेड होगा तो वो जॉब अप्लाई कर सकता है या फिर उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें क्या होता है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज होते हैं जो कि मिडल मैन का काम करते हैं बिटवीन द जॉब सीकर, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास वेकेंट जॉब पोजीशन है। अब यहाँ पे इनका बायोडाटा और क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी जॉब सीकर्स हैं उन सबकी पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। जब कंपनी अप्रोच करती है तो ये इन्फॉर्मेशन वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब कंपनी को अपने उस जॉब पोजीशन के लिए जो भी बेटर कैंडिडेट लग रहा होगा उसे वो कॉल कर लेंगी या उसे वो इंटरव्यू के लिए बुला लेंगी। सेम ये काम करता है, आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड, सेम ये काम करती है प्लेसमेंट एजेंसी, सेम पूरा यही काम है। बस फर्क क्या है कि वो गवर्नमेंट बॉडी थी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और ये प्राइवेट बॉडी है। इट इज सिमिलर टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वही बीच में एक मिडल मैन का काम करेगी जहाँ पे जॉब सीकर्स की सारी एप्लीकेशंस रखी होंगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, बायोडाटा, रेज्यूमे वगैरह रखा होगा, और जब भी कंपनी अप्रोच करेगी तो ये सारे सीवी वो उन्हें दिखा देंगी और कंपनी अब सिलेक्ट कर सकती है कि उनके लिए बेटर कैंडिडेट कौन सा है। आगे बढ़ते हैं तो ये फिर आता है ए से एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजिंग अलग है और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टीवी एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है वो सिर्फ पेपर, ये जो प्रिंट मीडिया है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का वो क्या है? एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे जब भी आपको कोई मतलब अगर आपको न्यूज़पेपर में एड देनी है किसी भी वर्कर की तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग। नाउ आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कैसा पर्सन अपनी जॉब के लिए चाहिए। अगर तो आपको बहुत ही हाई क्वालिफाइड पर्सन चाहिए अपनी जॉब के लिए तो आप नेशनल न्यूज़पेपर में एड देंगे। लेकिन अगर आपको कोई सेमी स्किल्ड पर्सन चाहिए, बहुत ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज का नहीं चाहिए, तो आप स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही अनस्किल्ड या फिर काफी सेमी स्किल्ड वाला पर्सन चाहिए, बिल्कुल लो स्किल्ड वाला, तो फिर आप कहाँ पे देंगे? लोकल न्यूज़पेपर में आप एड दे देंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे पर्सन आपकी जॉब के लिए चाहिए। और कई बार जैसे अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए होता है, जैसे सीए चाहिए, तो उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो इन द सीए जर्नल, क्योंकि उनकी अलग से ही जर्नल्स आती हैं। ठीक है, तो ये अब ऐसे अनस्किल्ड के लिए क्या हो सकता है? लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये एड किस में देनी है। फिर आता है आर से रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या होता है कि मेरी फर्म में कई सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब उनके रिश्तेदार होंगे, उनके कोई भाई बहन होंगे, उनके कहीं पे भी कोई नेबर होगा, तो मैं उन्हें बोलूंगी कि आप रिकमेंड करिए उनके नाम जिनको ये जॉब करने में जो ये जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कई सारी फर्म्स अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करती हैं उन लोगों के नाम देने के लिए, जैसे उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह, ताकि वो उसकी वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सकें। ओके, चलिए। अभी कई बार ये चीज इसलिए भी की जाती है, मतलब ये इतना अच्छा मेथड इसलिए भी है क्योंकि मान लो जब भी कोई नया पर्सन अभी काम पे आया, जिसे मेरे ही एम्प्लॉय ने रिकमेंड किया था, और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो काम चोरी कर रहा है, वो लीव्स ले रहा है, वो कुछ भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से, तो आई कैन हेल्ड दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसने रिकमेंड किया था। तो इससे क्या होता है? इससे आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पर भी होल्ड रख पाते हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। ओके, फिर आता है प्लेसमेंट, हो गया कैजुअल कॉलर्स। नाउ ऑर्गेनाइजेशन कई सारे कैजुअल कॉलर्स की एप्लीकेशन या फिर एक फाइल मेंटेन करती है, जिसमें क्या होता है कि मान लो पिछले सालों में कई सारे कैंडिडेट्स मेरी कंपनी में आए होंगे जिन्होंने इंक्वायरी की होगी कि क्या मेरी कंपनी में कोई जॉब खाली है। और तब क्योंकि उसी वक्त मेरे पास जॉब खाली नहीं थी तो मैंने क्या कहा था कि आप अपना रेज्यूमे मेरे पास छोड़ के जाओ, जब जॉब खाली होगी हम आपको बुलाएंगे। तो ये होते हैं कैजुअल कॉलर्स जो पिछले सालों में कई बार मेरी कंपनी में विजिट किए होंगे जॉब की इंक्वायरी करने के लिए।
इनमें उन लोगों के नाम भी शामिल होते हैं जो कि लास्ट इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट हो गए थे। तो इससे पहले जब हमने सिलेक्शन किया होगा तो उसमें इंटरव्यूज हुए होंगे, एक आध कुछ लोग सिलेक्ट हो गए होंगे और बाकी सब रिजेक्ट हो गए होंगे। तो जो तब रिजेक्ट हुए थे उनका भी हमारे पास नाम होता है, तो हम उनको दोबारा बुला सकते हैं अगर ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करती है जिसमें काफी सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस रखी होती हैं जो कि रिसेप्शन पे ड्रॉप की जाती हैं, मतलब इंक्वायरी करने के लिए। और इसमें कुछ सुटेबल कैंडिडेट्स की भी एप्लीकेशन होती है जो कि पिछले प्रोसेस पर सिलेक्ट नहीं हो पाए थे पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर हम आगे बढ़े तो ऐसे आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स तो आपने आपने देखे भी होंगे, आपने सुने भी होंगे, आपने इनसे काम भी निकलवाया होगा। जनरली जब हमारा घर बनता है या फिर घर में पेंट होता है तो हम लेबर्स नहीं ले आते, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर फिर अपने पहचान के कुछ लेबर्स आपके यहाँ पे ले आता है। और ये सारे लेबर्स किसके कहने पे आते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे। आप पेमेंट भी किसे करते हो? कॉन्ट्रैक्टर को। इन लेबर्स को इंडिविजुअली आप कुछ भी नहीं देते, तो वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो नाउ कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जिनके पास सारे लेबर्स या कई सारे लेबर्स का कांटेक्ट होता है जो कि गांव में रहते हैं। तो गांव या फिर छोटे मोटे एरियाज में या छोटे मोटे इलाकों में जो लेबर्स काम करते हैं उनका कांटेक्ट रहता है इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। और जब भी किसी कंपनी को या फैक्ट्री को अनस्किल्ड वर्कर्स की तलाश होती है तो वो इन कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करते हैं और इनसे लेबर्स हायर करवा लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर्स इन द विलेजेस। तो गांव या रूरल एरियाज में या छोटे एरियाज में जो लेबर्स काम कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में रहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स। एंड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स इन फैक्ट्री दे ब्रिंग लेबर्स फ्रॉम द विलेज। जब भी हमारी फैक्ट्री में कोई काम की जरूरत होती है तो ये लेबर्स उनको लेकर आते हैं। फिर आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये हमने बात की थी कि एडवर्टीजमेंट अलग से भी पढ़ रहे हैं प्रिंट मीडिया के बारे में और अब टेलीविजन। तो यहाँ पे कई सारी कंपनीज होती हैं वो टीवी चैनल्स पे अपना टेलीकास्ट करती हैं रिगार्डिंग देयर वेकेंट जॉब पोजीशन। अब क्या होता है कि टेलीविजन पे कई सारे स्पेशल ऐसे एम्प्लॉयमेंट के ही चैनल्स होते हैं जहां पे कंपनीज क्या करती हैं, अपने इश्तेहार देती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट देती हैं कि हमारे यहाँ पे इस जॉब पोजीशन के लिए जिसके लिए हम ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं, जैसे एमबीए पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो, जो इसके पास ये सारी स्किल्स हो, ऐसे पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं और हम इसको महीने का 40,000 रुपए पर मंथ पे करने के लिए रेडी हैं। 40,000, 50,000, 60,000 पे करने के लिए रेडी हैं। अभी आपके चैनल्स में एडवर्टीजमेंट आएगी, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो इसे देखेगा और अगर वो इस कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर देगा। फिर आता है नेक्स्ट वेब पब्लिशिंग। नाउ वेब पब्लिशिंग क्या है? कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन वेकेंट जॉब पोजीशन के बारे में यहाँ पे डाली होती है। अनएम्प्लॉयड पीपल इसको रेफर करते हैं और जिस कंपनी में उनको इंटरेस्ट होता है उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ इंटरनेट में कई सारी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी एम्प्लॉयमेंट के लिए ही बनाई गई हैं ताकि जॉब सीकर और कंपनीज आपस में कम्युनिकेट कर सके, जैसे कि monster.com, जैसे कि naukri.com। और ये अगर आपने नहीं भी सुने हो तो आपने एक नाम सुना होगा लिंक्डइन, वो भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ओके, फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अब ये कैंपस रिक्रूटमेंट तो आपने सुने ही होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है। मतलब अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एमबीए कर रहे हैं किसी भी बहुत बड़े अच्छे कॉलेज से, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके कैंपस में आती हैं और आपके फाइनल एग्जामिनेशन होने से पहले ही आपका इंटरव्यू करती हैं और इस इंटरव्यू राउंड में अगर उनको आप पसंद आते हो तो आपको वो जॉब का ऑफर देकर जाती हैं। अब जैसे ही आप अपनी एग्जामिनेशन देंगे, जैसे इसमें क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपका प्लेसमेंट आएगा और आप वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सीनियर मैनेजर्स बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस में विजिट करते हैं, जैसे कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में विजिट करते हैं और वहां पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उन्हें हायर करते हैं ताकि उनको लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज का बंदा मिल सके। जनरली इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट ऐसे ही होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का रिक्रूटमेंट ऐसे ही होता है, इवन एमबीए पर्सन का भी रिक्रूटमेंट ऐसे ही होता है। तो आपके कॉलेजेस में वो लोग आते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं और कई सारी कंपनीज आती हैं, तो एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, किसी न किसी में आपका काम हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेस। डियर प्लीज कॉल टू लॉ कैंपस। डी से क्या था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ई से क्या था? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ए से क्या था? एडवर्टाइजिंग।
फिर आर से क्या था, रिकमेंडेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। फिर पी से था आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, और फिर सी से था कॉलर से क्या था कैजुअल कॉलर्स, और फिर आता है एल से लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, और फिर आता है ए से एडवर्टीजमेंट इन टेलीविजन, फिर आता है डब्ल्यू से वेब पब्लिश, और फिर आता है कैंपस रिक्रूट। तो आपका रिक्रूटमेंट वाला पूरा खत्म होता है। अभी आपका आता है डिफरेंस, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस था। तो पहले तो आप मीनिंग की बात करेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही इंड्यूस करना कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करे, जबकि एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आउटसाइड पर्सन को बुलाना, इन्वाइट करना कि वो आपकी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करे। फिर आता है टाइम। इंटरनली में क्योंकि आपने अपने ही लोगों को से काम निकलवा रहे हो तो इसमें टाइम कम लगता है, जबकि अगर आप एक्सटर्नल लोगों को इंड्यूस कर रहे हो तो आप एडवर्टीजमेंट देना, इनका इंटरव्यूज वगैरह करना, इसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा। फिर आता है मोराल ऑफ एम्प्लॉइज। किसमें मोराल बूस्ट होता होगा, एक मिनट लीजिए और खुद सोचिए। मोराल ऑफ एम्प्लॉइज बूस्ट होता है इन द इंटरनल रिक्रूटमेंट और नहीं होता इन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल में होता है, एक्सटर्नल में नहीं होता। इसका मतलब मोटिवेशन। तो अगर मुझे पता है कि कल को जब मैनेजर की जॉब पोजीशन खाली होगी तो हम में से ही किसी एक को वो पोजीशन मिलने वाली है, तो मैं बहुत मोटिवेटेड रहूंगी और बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगी ताकि ये मौका मुझे मिले। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं कितना ही काम कर लूं, जब मैनेजर की पोजीशन खाली होगी तो बाहर तो कोई इंसान आकर उसे फिल करने वाला है, तो अब मैं अपना 100% कभी दूंगी ही नहीं। अभी मुझे डीमोटिवेटेड फील होगा। इवन जब बाहर से कोई पर्सन आकर उस जॉब पोजीशन को लेगा तो मुझे जेलेसी होगा, मुझे एनवियस फील होगा कि इतना साल मैंने इस कंपनी को दिया, इतनी मेहनत की, और लास्ट में उस पोजीशन को कौन ले गया, कोई बाहर का इंसान। तो इससे क्या होता है, हमारा मोराल डाउन हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल, मतलब पैसा किस में कम लगता है, तो इंटरनल में कम लगेगा, एक्सटर्नल में ज्यादा। फिर आता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उतनी बेटर क्वालिटी आपको मिलती है, और अगर आपके पास ऑप्शंस ही कम है तो उनमें से ही किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो अब आपकी जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इंटरनल में ये क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स कम होती है क्योंकि ऑप्शंस आपके पास कम होते हैं, और एक्सटर्नल में क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है क्योंकि आपके पास वाइडर ऑप्शन थे, तो आप उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सो अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन का मतलब होता है टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग दोज हु हैव अप्लाइड फॉर। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन सेंड की है, जिन्होंने भी अप्लाई किया है जॉब के लिए, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर देना ही सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। नाउ ये नेगेटिव प्रोसेस होती है, अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसे नेगेटिव क्यों बोला जाता है, बिकॉज रिजेक्टेड पर्सन आर ऑलवेज मोर देन सिलेक्टेड पर्सन। तो जब आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो तो 4 अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। और ये प्रोसेस शुरू होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से। नाउ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से सिर्फ उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देना जो आपकी क्वालिफिकेशंस पे फिट नहीं बैठती हैं। तो कई बार क्या होता है कि मुझे अपने इस जॉब के लिए फॉर एग्जांपल एक एमबीए पर्सन चाहिए जिसे 4 साल का क्वालिफिकेशन, जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। बट कई सारे ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है जिन्होंने एमबीए नहीं किया, सिर्फ बीबीए किया है, या फिर एमकॉम किया है, या फिर उनके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशंस को रीड करना है और उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करना है जो कि अनक्वालिफाइड है या फिर मिसफिट है और फॉर योर जॉब। इसमें आप कुछ डिटेल स्टडी नहीं कर रहे होते हो, बस ऊपर ऊपर से बहुत शॉर्ट में आप सारे एप्लीकेशंस को देखते हो, आपके उस पैरामीटर्स को मैच नहीं करे उसे आप रिजेक्ट कर देंगे। अभी जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, जो इसमें रह गए हैं, जिनको आपने रिजेक्ट नहीं किया, वो फिर सेकेंड स्टेप में आते हैं सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद क्या होता है, उन लोगों का एक रिटन टेस्ट करवाया जाता है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि उनकी नॉलेज कितनी है। और ये टेस्ट 5 तरह के होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे हम कहते हैं आईक्यू। और इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो कितने एंगल से सोच सकते हैं, उनका मेंटल हॉरिजन कितना है, वो कितने कितने नए लेवल्स में सोच पाएंगे, या उनकी एबिलिटी कितनी है डिसीजन मेकिंग करने की, वो हम देखते हैं ये इंटेलिजेंस टेस्ट में। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको बताता है कि वो कैंडिडेट फ्यूचर में कितनी जल्दी स्किल्स को एक्वायर कर सकता है। तो ये एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट नहीं करता, ये बस आपकी नई स्किल्स सीखने की कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है। तो इट इज टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब, किसी भी नई जॉब को कितनी जल्दी आप सीख लोगे ये बताएगा। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट।
ये आपके बिहेवियर का टेस्ट होता है कि आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो या डीमोटिवेटेड हो, पॉजिटिव पर्सन हो या नेगेटिव पर्सन हो, तो ये आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए किया जाता है। फिर आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है जिस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है उस जॉब की कितनी स्किल्स आपके पास है या वो जॉब कितने अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो, उसे हम कहते हैं ट्रेड टेस्ट। तो अगर मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है तो प्रोडक्शन में मैं कितनी एफिशिएंट हूँ, और अगर सेल्स डिपार्टमेंट में अगर मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है तो मैं सेल्समैन कितनी अच्छी हूँ। जिस जॉब के लिए आपको रखा जा रहा है उस जॉब की कितनी अच्छी स्किल्स आपके अंदर है उसे चेक किया जाएगा। और फिर आता है लास्ट में इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि ये फाइंड आउट करना कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है या सबसे ज्यादा आप इंटरेस्टेड फील करते हो उसे परफॉर्म करने में। इससे आपको क्या पता चलता है कि जिस चीज के लिए आप उन्हें सिलेक्ट कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो वो आपके लिए और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जनरली आपकी इंटरव्यूज में आपकी हॉबीज पूछी जाती है, और हॉबीज से उनको कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसको पूछते हैं। रीजन इज ताकि उनको पता चले कि उस काम के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है वो काम तो आप कर ही लोगे, लेकिन उसके अलावा भी आप कौन सी चीजों में अच्छे हो, ताकि कल को अगर वैसे कोई कुछ हमें जरूरत पड़ गई तो हम आपसे ही वही काम करवा लेंगे। तो अगर भी फॉर एग्जाम्पल हम आपको सेल्समैन की तरह अपॉइंट कर रहे हैं, बट आप एक्सेल काफी अच्छा बना लेते हो, आपको वेब पब्लिशमेंट, आपको वेबसाइट्स, वेब डेवलपमेंट करना बहुत अच्छे से आता है, तो कल को अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपसे वो भी काम निकलवा सकते हैं। इसीलिए आपका इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है। फिर आता है जो अब कई सारे लोग होंगे जो इस इंटरेस्ट टेस्ट में, रिटन टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो वो अब यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। तो मान लो हमारे पास कुल मिला के 100 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 10 तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद ही निकल गए थे क्योंकि वो अनफिट थे। अभी बच्चे थे 90 लोग, और 90 लोगों का हमने टेस्ट करवाया और टेस्ट करने के बाद 20 लोग फेल हो गए। अभी बच्चे हमारे पास 70। अब उस 70 लोगों का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा। तो हम उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। अब इंटरव्यू करने के लिए एक पैनल को बिठाया जाता है, तो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, 3-4 लोग होते हैं जो इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपकी जो पैनल बैठी हुई है वो जनरली आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रही होती है, वो आपका सिर्फ प्रोफेशनल और सिर्फ नॉलेज चेक नहीं कर रही होती है, मेनली आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर रही होती है कि आप कितनी अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पाते हो अपनी नॉलेज को, या फिर कह सकते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका मोटिवेशन लेवल कैसा है, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। तो मेनली यहाँ पे आपका क्या चेक किया जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल। और ये एक ऐसी लेवल है जहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ पैनल ही क्वेश्चन नहीं करता, अगर या कैंडिडेट्स को भी कोई डाउट है, कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है, तो वो भी इंटरव्यू में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। यहाँ पे आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कैंडिडेट अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और इसके अलावा मेनली यहाँ पे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और आपका बिहेवियर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब मान लो कई सारे लोग होंगे जो इंटरव्यू राउंड के बाद क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो मान लीजिए अभी सिर्फ 40 लोग ही बचे हैं जिन्होंने इंटरव्यू राउंड क्लियर किया है। अब इन 40 लोगों का क्या किया जाएगा, रेफरेंस चेक किया जाएगा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में नॉर्मली कुछ मेन मेन चीजें चेक की जाती है कि कहीं आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, या फिर आपने कई बार अपने एप्लीकेशन में कुछ रेफरेंस नंबर दिए होते हैं, जिसमें जनरली आप 2 रेफरेंसेस देते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। अब ये जो 2 लोग हैं वो आपकी कोई बड़े जान पहचान के लोग हो सकते हैं, या फिर ये वो बॉस हो सकते हैं जहाँ पे आप पहले काम किया करते थे। तो आपकी प्रेजेंट कंपनी उनको कॉल करके आपके बारे में पूछेगी कि आपका बिहेवियर कैसा होता था, या आप किस तरह से काम करते थे, कितनी छुट्टियां लेते थे, एक्सेट्रा। तो अगर वहां से आपका रेफरेंस सही आ रहा है तो उसके बाद आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, वरना अदरवाइज अगर आपका रेफरेंस सही नहीं मिलता है, आपकी जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आती है, तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ना अभी अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपका रेफरेंस भी क्लियर है, तो फिर किया जाएगा सिलेक्शन डिसीजन। तो मान लीजिए 50 में से अगेन 10 लोग और निकल गए, रेफरेंस उनका अच्छा नहीं आया, तो बचे कितने, 40 या 40 ही बचे थे क्या, 40 ही बचे थे। तो मान लीजिए 40 में से 10 और निकल गए जिनका रेफरेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो बचे हमारे पास कितने, 30। अभी इन 30 में से डिसाइड करो कि आपको किन्हें सिलेक्ट करना है। तो 30 में से मानो डिसाइड किया कि मान लो मुझे 10 लोगों की जरूरत थी, तो इनमें से ये जो 10 लोग हैं ये मेरे लिए बेस्ट सुटेबल है। तो इनमें से सिलेक्ट करना कि शॉर्ट लिस्टेड में भी आप मतलब अपनी जो एप्लीकेशन की लिस्ट है या फिर इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट थी उसको और शॉर्ट लिस्ट करना कि आप किनको सिलेक्ट करना चाहते हो। ओके, तो सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसमें सबसे सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द अवेलेबल। इसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो एक बार मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इन 30 में से भी ये 10 हैं जो वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इन्हें मैं रखना चाहती हूँ, तो इन्हें मैं भेजूंगी मैं मेडिकल चेकअप के लिए। अब कई बार क्या होता है, जो कंपनीज है वो किसी हॉस्पिटल में अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो एक साथ सारे कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहाँ पे उनका फिजिकली एंड मेंटली सारे चेकअप किए जाएंगे। और कई बार अगर ज्यादा लोग नहीं होते हैं तो एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है अपनी कंपनी में, और वो डॉक्टर आएगा और सारे जो भी एक आध दो कैंडिडेट्स हैं उनका चेकअप करके जाएगा। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले सब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेडिकल फिटनेस चेक के लिए भेजा जाता है। ये इसलिए करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कहीं आप जिन्हें अपॉइंट कर रहे हो वो बहुत बीमार तो नहीं रहते हैं, क्या कहीं उन्हें कोई ऐसी डिसीज तो नहीं है जो कम्युनिकेबल है, या फिर कहीं ऐसी डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें फ्रीक्वेंट लीव्स लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना जरूरी है। फिर हम बात करते हैं, अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी परफेक्ट आता है तो आप उन्हें क्या करेंगे, जॉब ऑफर करेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड जॉब, तो यहाँ पे उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है। और ये जॉब ऑफर कैसे दिया जाएगा, थ्रू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपके पास एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाएगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ज्वाइनिंग डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होंगी। और इसके साथ आपको एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा कि आप उस जॉब को रिज्यूम करें, आप उसको ज्वाइन करें। तो मान लीजिए मैंने इंटरव्यू देकर वापस घर आ गई, एग्जामिनेशन मेरा चेकअप वगैरह सब कुछ हो गया, फिर देकर वापस घर आई। अब जैसे उन्होंने मेरे रिपोर्ट्स वगैरह चेक किए, सब नॉर्मल था, तो उन्होंने मुझे क्या भेजा, अपॉइंटमेंट लेटर कि आप सिलेक्टेड हैं, आइए कंपनी को ज्वाइन करिए। अब हो सकता है मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि मैं अगले दिन से ही ज्वाइन करूँ, हो सकता है मैं किसी और सिटी में रह रही हूँ, तो मुझे वो रीजनेबल टाइम देंगे कि मैं उस जॉब को ज्वाइन करूँ। एक बार मुझे जॉब ऑफर आ गया, उसके बाद कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया है, लेकिन अब मैं डिसाइड करूंगी कि क्या मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना है या नहीं। अब आपको लगेगा कि यार अगर नहीं करना था तो फिर इतना बड़ा प्रोसेस किया ही क्यों। तो कई बार क्या पॉसिबल हो सकता है कि जैसे ही मुझे जब लग रहा था कि मुझे अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन जब जॉब ऑफर आया तो उसमें मुझे उन्होंने सिर्फ 4 lakhs पर एनम दिया। तो 4 lakhs पर एनम मेरे लिए सुटेबल नहीं था, तो मैं मना कर सकती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, मुझे जॉब ऑफर मिलने के बाद मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, उसमें सिग्नेचर करूंगी। तो जब मैं साइन करती हूँ दैट मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए जाएंगे। और इसमें कुछ नॉर्मल आपकी कंटेंट्स सब कुछ लिखे होते हैं यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि कितना पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट के अलावा अलाउंस मिलेगा, कितने घंटे मुझे काम करना है, लीव रूल्स कितने हैं, साल में कितनी छुट्टियां मैं ले सकती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे शायद नहीं मेंशन है वो है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी यहाँ पे मेंशन होता है ना। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, कई सारी कंपनीज कुछ कैंडिडेट्स को कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखती है। तो अगर मान लो मेरी कंपनी और मैं आपको सिलेक्ट कर रही हूँ, तो सिलेक्ट करने के साथ ही मैं आपको परमानेंट जॉब नहीं दे देती, मैं आपसे काम करवाऊंगी 3-4 महीने के लिए और मैं पेमेंट भी दूंगी आपको। लेकिन 3-4 महीने काम करवाने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि क्या मुझे आपको परमानेंट अपने कंपनी में रखना है या नहीं। तो इसका मतलब मैं चाहूँ अगर तो 4 महीने से काम करवाने के बाद मैं आपको निकाल सकती हूँ। तो ये होता है प्रोबेशन पीरियड, एक टेस्टिंग पीरियड कि आप हमारे कंपनी के लिए ठीक हो या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन होता है। और इसी के साथ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होता है। अभी अगर हम कंपेयर करें कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क है, तो आपके पास 4 बेसिस है। एक तो मीनिंग, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग एंड इन्वाइटिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब, जबकि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट अमंग दोज हु हैव अप्लाइड। तो लोगों को इनवाइट करना रिक्रूटमेंट है, और इनवाइटेड लोगों में से अपना बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना सिलेक्शन। फिर हम बात करते हैं स्टेज। तो ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट पहले होता है, वो प्राइमरी स्टेज है, और सिलेक्शन उसके बाद होता है, ये सेकेंडरी स्टेज है। फिर अगर हम बात करें नेचर, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ये आप आंसर करिए कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, जबकि सिलेक्शन के बाद एंड में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफर। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो रिक्रूटमेंट था, सिलेक्शन था, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। अब एक लास्ट हमारे पास तीसरा एलिमेंट आता है, वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ ट्रेनिंग का मतलब हम सब जानते ही है, नॉर्मल टर्म्स में हम सीधा उसको डिफाइन ही करते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विथ रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। तो जिस जॉब के लिए आपने उन्हें हायर किया है, उस जॉब को वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसीलिए उन्हें सही स्किल्स प्रोवाइड करना, इसे हम कहते हैं क्या, ट्रेनिंग।
तो ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को सही स्किल्स प्रोवाइड करना टू परफॉर्म द जॉब। यहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा उन्हें नहीं प्रोवाइड किया, जिस जॉब के लिए आपने उन्हें हायर किया था सिर्फ उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स दी। इसका मतलब कि अगर आपने मुझे हायर किया था सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तो आप सिर्फ सामान बेचना सिखाओगे, सामान बनता कैसे है, सामान खरीदने में बार्गेनिंग कैसे करनी होती है, फाइनेंस कैसे संभालना होता है, ये सब आप नहीं सिखाओगे। तो सिर्फ वो चीज सिखाना जिसके लिए आपने उन्हें अपॉइंट किया है, दैट इज ट्रेनिंग। जबकि डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो स्किल्स नहीं सिखाई जाती जो उस जॉब के लिए जरूरी है, इसके अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपकी जो अप्रोच है या फिर आप ज्यादा मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेटेड ना रहो, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है जिससे ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो या ओवरऑल आपका वेलफेयर हो। अब ये बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अब देखो, ट्रेनिंग के दो बेनिफिट्स होते हैं। एक बेनिफिट वो जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, तो मान लो मेरी कंपनी अगर आपको ट्रेनिंग दे रही है तो इसका मुझे भी फायदा है, मेरी कंपनी को भी फायदा है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे होते हैं, और फिर इसका फायदा जैसे ट्रेनिंग मिल रही है उसे भी होता है, तो फिर हम देखेंगे कि कैंडिडेट को क्या फायदे मिलेंगे। तो अभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका क्या फायदा है, इसको आप याद रखेंगे विद द ट्रेड। एज टाइम चेंजेस, एटीट्यूड प्रॉब्लम इन मैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जैसे वक्त बदलता है, आदमी में जो एटीट्यूड आता है वो उसके परफॉर्मेंस को खराब करता है। तो एज टाइम चेंजेस, एटीट्यूड प्रॉब्लम इन मैन अफेक्ट्स हिज परफॉर्मेंस। अभी सबसे पहले क्या है, टाइम। टाइम का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। तो यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग है वो सीखने का जो वक्त है वो कम कर देती है, मतलब रिड्यूस कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको हायर किया था मशीन को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो मैंने आपको काम को ज्वाइन करने से पहले ही आपको डमी मशीन पे काम करना सिखा दिया था। तो आपने ऑलरेडी एक बार डमी मशीन में काम किया हुआ है, आपने देखा हुआ है उसे कैसे ऑपरेट करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है। तो आपको ये सारा काम जॉब को ज्वाइन करने से पहले ही डमी मशीन पे आप कर चुके हो। तो अब जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आप ओरिजिनल मशीन पे काम सीखने में कम टाइम लोगे। तो एक बार जब जो एम्प्लॉय है वो ट्रेंड हो जाता है, तो वो कोई भी जॉब करने में कम टाइम लगाता है एज कम्पेयर टू एन अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। तो जब आपने ऑलरेडी डमी मॉडल्स में सारी ट्रेनिंग ली हुई है, तो ओरिजिनल काम को करने में या सीखने में आपको कम वक्त लगता है देन अ अनट्रेन्ड पर्सन। फिर आता है चेंजेस। चेंजेस से हो जाएगा एडॉप्ट चेंजेस, हेल्प्स टू एडॉप्ट चेंजेस। तो जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हो तो एक जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो एनवायरमेंट के चेंजेस को फास्ट एडॉप्ट कर पाता है देन एन अनट्रेन्ड पर्सन। तो जो एक इंसान जो इसे ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली हुई है, जो ऑलरेडी उस काम में एक्सपर्ट हो गया है, उसे बेटर तरीके से पता होगा कि कैसे जब एनवायरमेंट में चेंज आता है तो अपने काम को कैसे मॉडिफाई करना है। लेकिन अगर किसी को बेसिक काम ही नहीं आता तो उसे मॉडिफाई करने के लिए बोलेंगे तो उसे डिफिकल्टी जाएगी। तो अ ट्रेन्ड पर्सन कैन मॉडिफाई हिज वर्क अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट कंडीशंस, और अगर अनट्रेन्ड पर्सन है तो वो ये नहीं कर पाएगा। तो एनवायरमेंट के हिसाब से चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए भी ट्रेन्ड पर्सन चाहिए। फिर आता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड से आ जाएगा एटीट्यूड फॉर्मेशन। ट्रेनिंग में ना सिर्फ आपको स्किल्स सिखाई जाती है, इवन आपके यहाँ पे जो एटीट्यूड है उसे भी मोल्ड किया जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाया जाता है बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और आपको मोटिवेट किया जाता है ताकि आप खुद से इनिशिएटिव ले, आप खुद से कुछ काम करना चाहें फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड मोल्ड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोचे, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के चले और खुद से मोटिवेटेड फील करें कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ डिसीजंस ले सके। फिर आएगा एटीट्यूड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि ये आपकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, एड्स इन और हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। आपका एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को हर रोजाना कई सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स काम पे आए नहीं, छुट्टी पर चले गए। तो वर्कर्स काम पे आए नहीं तो काम करेगा कौन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एब्सेंटिज्म और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कई बार वर्कर्स के रिसोर्सेज नहीं होते ना, तो वो कितने भी रिसोर्स वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप उन्हें एक फैब्रिक दे देंगे कि इससे शर्ट बनानी है, तो वो कटिंग में बहुत सारा कपड़ा वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि फैब्रिक कितने का आ रहा है। उन्हें बस अपना जितने ज्यादा वो शर्ट्स बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा। तो वो बहुत सारा वेस्टेज करते जाते हैं रिसोर्सेज का। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी है लैक ऑफ टीम वर्क।
वो आते हैं, अपना काम करते हैं, पर किसी और की प्रॉब्लम नहीं समझते, तो वो टीम में मिलकर काम नहीं करना चाहते, या फिर वो अपनी अपनी अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं उसमें, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो ऐसी सारी कई सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज को फेस करनी पड़ती है। अब इसीलिए इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको मैन सुपरवाइजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अगर ये सुपरवाइजर्स ट्रेन होंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और अगर वो ट्रेन नहीं होंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने में उनको प्रॉब्लम जाएगी। और अगर वो ट्रेन है तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैनेज कर लेगा, और मैनेज करते ही क्या हो जाएगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एक अच्छा हो जाएगा। तो अब एब्सेंटिज्म नहीं होगी, अब वो लोग बात को समझेंगे, वो एक टीम की तरह काम करेंगे, और वो वेस्टेज नहीं करेंगे, तो इससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन और बेटर। फिर आता है एटीट्यूड प्रॉब्लम इन मैन। मैन से क्या आ जाएगा, मैन पावर नीड, मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज होती है जिन्हें अपने लिए कस्टमाइज्ड या फिर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स चाहिए होती है। मतलब उनकी एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है प्रोडक्शन, जिसे आप कह सकते हो कस्टमाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो नॉर्मली वर्कर्स को नहीं आती। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक अनस्किल्ड वर्कर को हायर करती है जिसे कुछ नहीं आता, उसे बहुत ही कम वेजेस में वो हायर कर लेगी, और उसके बाद खुद उसे ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग में खर्चा कर लेगी एक बार, और उसे वो काम सिखा देगी। अब ये काम जो उसे सिखाया है ये आप वो आपसे करवाएगी, और आपको कम वेजेस ही देगी। तो मान लीजिए, मान लो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि किसी भी कंपनी में कैसा काम होता है, फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम, मुझे नहीं पता था वहां पे कैसा काम होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपको आता वाता तो कुछ है नहीं, तो आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, हम आपको महीने का 10,000 दे देंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे वाकई कुछ नहीं आता था, तो मैं उनके यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी, अब वो लोग मुझे काम करना सिखाएंगे। तो एक बार वो पहली बार मेरे पे बहुत खर्चा करेंगे मुझे काम सिखाने में। जैसे ही मैं काम सीख गई, अब मैं उनके यहाँ काम करूंगी, और अपॉइंट उन्होंने मुझे कितने में किया है, 10,000 में। तो हर साल हर महीने वो मुझे 10,000 ही देते रहेंगे। एक बार उनका खर्चा लगा ट्रेनिंग में, वो वन टाइम एक्सपेंस था, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका जो खर्चा है वो रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन के बाद उनकी स्पेशलाइज टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, तो कई बार वो अनट्रेन पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं, और फिर उन्हें खुद ही वो स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग। तो उससे भी क्या होता है, उन्हें कम पैसों में अच्छे ट्रेन एम्प्लॉयज मिल जाते हैं जो काम कर सकते हैं। फिर आता है बेटर परफॉर्मेंस। हमने क्या देखा था, एज टाइम चेंजेस एटीट्यूड प्रॉब्लम इन मैन अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस। The performance of the trained employees is always better than the performance of untrained. एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। तो अगर आप ट्रेंड हो, अगर आपको सिखाया गया है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे देन एन अनट्रेन्ड पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, अभी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपको अकाउंट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आपने ये सारी ट्रेनिंग ले ली, तो ऑब्वियसली आप बोर्ड में बेटर परफॉर्म करोगे देन अ पर्सन जिसने वो ट्रेनिंग नहीं ली, जिसने नहीं आता। तो एक ट्रेड पर्सन हमेशा अच्छे से परफॉर्म करेगा देन एन अनट्रेड। तो एज टाइम चेंजेस, टाइम से क्या हो जाएगा, लर्निंग टाइम कम हो जाता है। चेंजेस से क्या हो जाएगा कि एडॉप्ट कर पाएगा एनवायरमेंट के चेंजेस। एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। प्रॉब्लम मतलब ऑपरेशनल प्रॉब्लम। मैन मतलब मैन पावर नीड। परफॉर्मेंस मतलब बेटर परफॉर्मेंस। तो ये आपकी कुछ ट्रिक थी जिससे आप ये याद कर सकते हो, और वैसे भी अगर आपको याद हो रहा है तो ट्रिक को यूज करना कंपलसरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि इसके और क्या बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तो ट्रेनिंग अगर आप दोगे तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है, एम्प्लॉयज का भी है। और एम्प्लॉयज को इससे क्या फायदा होगा, उसको आप याद करोगे विद द वर्ड, विद द ट्रिक मेस। एम से क्या हो जाएगा, मोराल ऑफ एम्प्लॉयज। एम से हो जाएगा मोराल। ओके, तो इससे क्या होता है, जब आप किसी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो तो उन एम्प्लॉयज का मोराल बूस्ट होता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं। क्योंकि पहले उन्हें कुछ नहीं आता था, तो वो थोड़े से रिलक्टेंट थे, लेकिन अब उन्हें सब कुछ आता है। तब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे जब आपको अकाउंट्स नहीं बनती, तो आप कैसे डरे डरे से रहते हो, आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो। पर जब आपको लगता है कि ये तो मुझे बहुत आसानी से बन जाएगा, ये अब मैं सीख गया हूँ, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप उन्हें ट्रेनिंग देते हो तो इससे क्या होता है, उनका मोराल बूस्ट होता है। फिर ए से क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स। जब एक ट्रेन्ड पर्सन, अगर एक ट्रेन्ड पर्सन है तो वो आपके एक्सीडेंट कम करेगा। तो मान लो किसी अनट्रेन्ड पर्सन को मैंने अपनी मशीन दे दी संभालने के लिए, तो अब वो गलतियां ज्यादा से ज्यादा करेगा, तो उससे टूट फूट एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन वही अगर वो ट्रेन्ड पर्सन है, उसे बहुत अच्छे से ऑपरेट करने आता है, तो वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक्सीडेंट अगर नहीं होगा तो कुछ चोट नहीं लगेगी, तो इसका फायदा है। फिर आता है सी से, और सी से आता है करियर ऑप्शंस। अब आपको बेटर करियर ऑप्शंस मिलेंगे। मान लो पहले जब मैं इस कंपनी में आई थी तो मुझे 10,000 में रखा गया था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता।
लेकिन जब मैं यहाँ से ट्रेनिंग ले लूंगी, जब मैं यहाँ पे 1 आध साल काम कर लूंगी, इसके बाद अगर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी तो मुझे 10,000 नहीं ऑफर किए जाएंगे, अब मुझे 30,000 40,000 ऑफर किए जाएंगे, बिकॉज नाउ आई एम ट्रेन। तो जब आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो आपके करियर ऑप्शंस और खुल जाते हैं, इसे हो जाएगा अर्निंग मोर। ट्रेनिंग मिलने के बाद आपकी जो अर्निंग है वो अपने आप बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ यू आर मोर मोर कैपेबल एंड स्किल, तो आपको ज्यादा पेमेंट मिलती है। फिर आता है लास्ट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो? तो ट्रेनिंग के 2 तरीके हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि जब आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो आपकी कंपनी में है, जब वो काम कर रहे हैं और वो काम करते करते ही आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जब एम्प्लॉयज आर ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, देन इट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका एम्प्लॉयज से इससे फायदा क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयज है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख जाते हैं वाइल वर्किंग द जॉब। तो जब वो काम कर ही रहे हैं तो उसे कैसे मैनेज करना है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने के। इट इज लाइक कि मैं आपको अकाउंट्स क्वेश्चन करवाऊं नहीं, मैं आपसे कहूँ कि आप करो, जहां अटकोगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो वाइल परफॉर्मिंग द जॉब आप काम कर रहे हो और आपको ये सारा काम सिखाया जा रहा है। यहाँ पर जनरली जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन या सोफिस्टिकेटेड मशीन से मतलब मशीन में काम करने वाले होते हो, तब आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं करनी होती है। मतलब जब आपकी मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं करनी होती। ध्यान रखना, अवॉइड करना होता है। वाई? बिकॉज मान लो अगर मेरी मशीन बहुत एक्सपेंसिव है और मैं अनट्रेन्ड पर्सन को उस पर लाकर खड़ा कर दे रही हूँ और बोल रही हूँ इसको करो, जहां अटकोगे मैं बताऊंगी। आप वो उतनी एक्सपेंसिव मशीन पे ट्राई मार रहा है जो कि मतलब जिसमें मेरे बहुत सारी अमाउंट लगा हुआ है, अब इसने कुछ भी गलती की और इसमें कुछ भी खराबी आ गई तो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है। तो जब भी मशीन बहुत एक्सपेंसिव हो, सोफिस्टिकेटेड हो, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं करनी है। फिर कहाँ जाना है? ऑफ द जॉब। ठीक है। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ले जाया जाएगा। जनरली यहाँ पे एक हॉल होता है जहाँ पे डमी मॉडल्स होते हैं और आप डमी मॉडल्स पे पहले काम करना सीखते हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन में आते हो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम द वर्क पोजीशन। तो काम करते करते नहीं, काम पोजीशन से दूर ले जाकर आपको ट्रेनिंग दी जाए, तो दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाउ ऑन द जॉब जनरली टेक्निकल जॉब्स के लिए प्रेफर की जाती है। टेक्निकल मतलब अगर कोई प्लम्बर है, उसको काम सीखना है, तो ऑन द जॉब कर सकता है। तो ऐसे कुछ जो जॉब्स होती है टेक्निकली नेचर में, उसके लिए ऑन द जॉब प्रेफर की जाती है। बट अगर मैनेजरियल लेवल की आपकी ट्रेनिंग करनी है या फिर सिखाना है कुछ भी, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो ये जनरली की बात करें कि टेक्निकल जॉब्स के लिए ऑन द जॉब, मैनेजरियल लेवल के लिए ऑफ द जॉब। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ऑन द जॉब में मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहले का नाम होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नाउ जस्ट लिसन। होता क्या है कि कंपनीज क्या करती है, एक मास्टर को हायर करती है। मास्टर मतलब जो उस काम में, उस जॉब में बहुत एक्सपर्ट है या फिर बहुत ब्रिलियंट है, उसे हम हायर करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और वो वर्कर्स को पहले काम करना सिर्फ दिखाएंगे, वो काम करेंगे और वर्कर्स उन्हें ऑब्जर्व करेंगे कि काम कैसे कर रहा है। फिर धीरे धीरे ये अपना काम डेलीगेट करता जाएगा टू द वर्कर्स। फिर वर्कर्स भी इस काम को करना स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो मास्टर है वो अपना सारा काम वर्कर्स को दे देगा। नाउ वर्कर्स आर परफॉर्मिंग द जॉब एंड मास्टर इज जस्ट ऑब्जर्विंग। स्टार्ट कहां से हुआ था कि मास्टर को हमने बुलाया, मास्टर वो काम करेगा, वर्कर सिर्फ उन्हें देखेंगे। धीरे धीरे मास्टर अपना काम उन्हें देता जाएगा, फिर वो वर्कर्स काम करना शुरू करेंगे और ये मास्टर सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेगा। जब मास्टर ये कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि नाउ ही इज परफेक्ट, आपको उसको समझ में आ गया, सारा काम ठीक से हो रहा है, तो ही विल टेक अ लीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, चला जाएगा। रीड करते हैं। मास्टर वर्कर को अपॉइंट किया जाता है, हु परफॉर्म्स द जॉब एंड द ट्रेनी ऑब्जर्व्स हिम, observes him performing. Then slowly he starts taking up the job. Employees की बात चल रही है कि वो जॉब को लेना शुरू कर देंगे। Then master worker goes and trainee get the full charge of the job position. तो पहले मास्टर आया, मास्टर ने काम किया, ट्रेनी ने ऑब्जर्व किया, फिर मास्टर ने अपना काम उन्हें सारा दे दिया, फिर धीरे धीरे वो काम करना शुरू किया उन्होंने। फिर वो जब काम कर लेंगे तो मास्टर उन्हें ऑब्जर्व करेगा। जब उन्हें लगेगा कि दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, तो मास्टर विल टेक अ लीव। जनरली प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस सॉरी और आयरन वर्कर्स, ये सारे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, अप्रेंटिसशिप में ही दिया जाता है। फिर दूसरा आता है इंटर्नशिप। इसका तो आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, हम सिर्फ इसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ये।
एक तरफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है और दूसरी तरफ हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब ये इंस्टीट्यूट्स क्या है, जहाँ पे हम जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये इंस्टीट्यूट्स आपको थ्योरेटिकली नॉलेज सारी दे देते हैं। जब आपकी सारी थ्योरी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर उनका टाई अप होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप क्या करते हो, सारी थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको इसके लिए पे करती है, बट काफी कम अमाउंट। तो वो अपना सारा काम आपसे करवाएगी, अपना सारा काम आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो सिखाएगी, और इसके बदले आपको पेमेंट हो सकता है कि दे, हो सकता है ना भी दे, पर अगर देगी भी तो बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है। उसके बाद जैसे ही आपने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली, आपने सारी ट्रेनिंग ले ली, तो फिर आप अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, तो डॉक्टर को जो कॉलेजेस होती हैं वो सारे थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। थ्योरेटिकल नॉलेज देने के बाद फिर वो इंटर्नशिप करने जाएंगी किसी बड़े डॉक्टर के पास। तो आपने जो भी थ्योरी में सीखा है ये डॉक्टर आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सिखाएगा, और फिर ये जब आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आ जाएगा तो फिर आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सीए हो, तो जो भी आपके कॉलेजेस थे, जहाँ पर भी आप कॉलेज नहीं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे, कोचिंग सेंटर्स थे, वो उन्होंने आपको क्या किया, थ्योरी दे दी, सब कुछ सिखा दिया, आपने सीए पास भी कर लिया, मतलब कुछ एग्जाम्स आपने निकाल लिए। फिर आप जाओगे किसके लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्नशिप में वो सारा काम प्रैक्टिकली आपको करना सिखाया जाएगा, उसमें काम में आपको प्रोफेशनल बनाया जाएगा, जैसे वो आपको काम करना आ जाएगा फिर आप अपना ऑफिस खुद से सेटअप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो एक तरफ कंपनी या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट्स है। अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल विद द लेटेस्ट नॉलेज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल नए नए अभी अभी बिल्कुल पास आउट हुए बच्चे आते हैं, और कंपनीज को उन्हें स्टिपेंड पे करना होता है, मतलब मिनिमम अमाउंट कुछ उन्हें देना होता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करने का, रियल वर्क करने का एक्सपीरियंस मिलता है उस इंटर्न के अंदर। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। ये तीसरा तरीका है। इंडक्शन ओरिएंटेशन वर्ड तो हम पहले भी सुन चुके हैं, इंट्रोडक्शन करवाना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से विद द न्यू एम्प्लॉयज। तो इसको हम कहते हैं क्या, ओरिएंटेशन। फिर आता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम उन्हें नॉलेज वगैरह दे रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो उन्हें वेलकम करने की है, उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन देने की है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो यहाँ पे बहुत जल्दी सेटल हो सके। अब जनरली अगर आप इसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लें तो इंडक्शन में हम उन्हें क्या बता रहे होते हैं, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का प्रेजेंट, कंपनी के फ्यूचर गोल्स के बारे में, कि हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, अब तक हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, कौन कौन से लाइन ऑफ प्रोडक्ट में हम काम करते हैं, हमें कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, फ्यूचर हमारे एस्पिरेशंस क्या है, प्रेजेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, ये आपको बताया जाता है इन द इंडक्शन। जबकि ओरिएंटेशन में आपके मतलब की बातें आपको बताई जाती है, जैसे कि रेस्ट रूम कहाँ पर है, कितने रेस्ट इंटरवल्स आप ले सकते हो, कौन कौन से दिन पे आपकी छुट्टी रहेगी, इसके अलावा आपको कब आना है, कब जाना है, वॉशरूम कहाँ है या स्मोकिंग रूम्स कहाँ है। कई सारी कंपनीज में स्मोकिंग रूम्स अलग से दिए जाते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, इसकी फैसिलिटी वगैरह वो आपको बताया जाएगा। ये आपका होता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट मेथड हमारा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपके पास एक ही मेथड आता है, वेस्टिब्यूल स्कूल। नाउ ये वेस्टिब्यूल स्कूल क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूर एक हॉल अरेंज किया जाता है, जहाँ पे सारे डुप्लीकेट या डमी मॉडल्स रखे जाते हैं ऑफ योर मशीन्स। जहाँ पे ओरिजिनल मशीन्स पे काम करने से पहले आप उन डुप्लीकेट मॉडल्स पे काम करना सीखते हो। जब आप उसमें वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो फिर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है। जनरली टॉपिक सेट की अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे क्या होता है कि जब भी आप डमी मॉडल्स में काम करते हो और आप कई सारी मिस्टेक्स करते हो, तो वहां पे एक सायरन बजता है ना, एक सायरन वहां पे लगा दिया जाता है, अलर्ट एक लगा दिया जाता है कि ये आपका बजेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। फिर आप बार बार उस गलती को अवॉइड करोगे। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे और सायरन बजना बंद हो जाएगा कि आप अच्छे से उसमें काम कर ले रहे हो, तो फिर आपको ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन में ले आया जाए। तो वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब होता है डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीन्स, एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन द डमी मॉडल्स। दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। हमने देखा था कि जब मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड हो तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग अवॉइड करनी होती है, तो आप कहाँ भेजेंगे उन्हें, वेस्टिब्यूल स्कूल। यहाँ पे समटाइम्स अकाउंटेंट्स व्हेन दे बिकम परफेक्ट इन मेकिंग एंट्रीज इन डुप्लीकेट रजिस्टर, देन दे आर हैंडेड ओवर द ओरिजिनल रजिस्टर। जनरली ये कई बार अकाउंटेंट के लिए भी होता है कि आप बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्टर पे एंट्री ना करते हुए आप पहले क्या करोगे, डुप्लीकेट रजिस्टर में करोगे,
और जब आपको वो परफेक्टली आ जाएगी तो फिर आप यहाँ पे आएंगे. नाउ यू मे थिंक कि रजिस्टर तो एक्सपेंसिव नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज जो रियल रजिस्टर होता है वो बहुत क्रूशियल होता है. अगर आपने बहुत सारा काटापेटी कर दी, बहुत बार आपने इसमें गलतियां कर दी, तो वो नहीं चलेगा. तो यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट वाइल मेकिंग एंट्रीज इन ओरिजिनल रजिस्टर. तो आपको पहले अलग से सिखाया जाएगा, फिर आप यहाँ पे आएंगे. बट नाउ क्योंकि अभी रजिस्टर्स में एंट्री होना बंद ही हो गया है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो अब इसकी टेंशन नहीं है. लेकिन स्टिल अगर आप उस फील्ड में है तो आपको पहले डुप्लीकेट मॉडल्स में सिखाया जाएगा, फिर आप यहाँ पर करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. नो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस है. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस क्या है, ये मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद से ट्राई करें, खुद से सोचें कि इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, और आप मुझे बताएं कि आपको उससे क्या समझ में आया. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो हम दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे आपको सिर्फ ये टॉपिक क्लियर करने के लिए. ओके, एंड मेक श्योर ये आप बुक से ना देखें, अपने मन से सोचें कि इन बेसिस पर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, कॉन्सेप्ट, सुटेबिलिटी, नेचर, मेथड्स वगैरह वगैरह. और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ बेसिस पता है तो आप बताएं. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.